बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की सबसे पहले अगर बात की जाती है तो आपने यहाँ पे करना ये है कि समझते ये हैं कि बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि अगर मुझे समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है तो मैं आराम से अपनी डायग्राम के अंदर जो है वो एनालाइज कर सकता हूं कि मैंने कौन सा वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे बेटा लेट सपोज मेरे पास एक पर्सन है। बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझना बेटा। लेट सपोज यहां पर मेरे पास एक क्लिफ है, ठीक है। और इस क्लिफ के ऊपर मेरे पास जो है वो एक पर्सन इन द स्टैंडिंग पोजीशन, एक बंदा मेरे पास यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट विल बी हिज आई साइड। यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास जो है वो रेफरेंस लाइन कहलाती है, ठीक है। ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन हो गई। अब आपके पास यहां से अगर तो ये बंदा मेरे पास जो यहां पे बंदा खड़ा हुआ है, जो पर्सन स्टैंडिंग है, वो अगर ऊपर की तरफ देखता है लाइक दिस टूवर्ड्स स्काई, लेट से कि यहां पे मेरे पास जो है वो एक बर्ड्स है, एक बर्ड है, या आप कह लो कि कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पे जो उड़ रही हैं, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसकी जो सीन डायरेक्शन है वो कहां पर है, यहां से लेके टॉप की तरफ है। तो ये एक एंगल बना रहा है विच इज नोन एज थीटा। दिस एंगल इज नोन एज थीटा। सही है। और क्योंकि ये क्लिफ पे खड़ा हुआ है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये नीचे की तरफ देख रहा हो। लेट सपोज नीचे की तरफ जो है वो आपके पास एक शिप, या आप इसे बोट कुछ भी कह सकते हो, ये आपके पास जो है वो जा रही है, राइट। और यहां पे हमारे पास क्या है, सारा पानी है लेट से, ठीक है। ये सारा आपके पास यहाँ पे इस तरीके से पानी है, और ये आपके पास नीचे जो है वो क्या है, बोट जा रही है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास हुआ ये कि ये जो पर्सन था जो क्लिफ पे खड़ा हुआ था इसकी डायरेक्शन जो साइट सीइंग है, अब बजाय इसके कि ये आपके पास टूवर्ड्स बर्ड्स देखे, इसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स कहां पे आ गई, टूवर्ड्स दिस बोट आ गई। दिस एंगल इज ऑल्सो नोन एज थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, थीटा आ गया। सही है। दोनों थीटा मेरे पास है। हाउ विल आई डिफरेंशिएट कि मेरे पास कौन सा वाला थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और कौन सा वाला थीटा मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। सही है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आप काम करोगे वो काम ये करना है कि आपने रेफरेंस लाइन, जो सेंटर लाइन मैंने आपके सामने प्लॉट की हुई है, इसको बहुत ध्यान में रखना। ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है जिसे मैं आपके सामने येलो से मैंने मेंशन किया। अगर ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है और इस रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ मेरे पास जब भी एंगल बनेगा, दिस एंगल ऑलवेज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी ऊपर की तरफ एंगल बनेगा ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से नीचे जब भी मेरे पास जो है वो एंगल बन रहा होगा, अच्छा थोड़ी देर के लिए इस रेफरेंस लाइन को एक्स एक्सिस समझ लो। सही है, क्योंकि मैं अब एक्स एक्सिस के वर्ड्स यहां पे यूज करूंगा। अगर ये मेरे पास यहां पर एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से अगर नीचे मेरे पास एंगल बन रहा है एंड वी आर हैविंग द थीटा इन बिटवीन, तो ये जो मेरे पास एंगल कहलाएगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्या कहलाएगा बेटे, आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यू हैव टू गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं। वो ये आते हैं कि लेट सपोज इफ देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। मेरे पास एक बंदा है, ये मेरे पास लेट से एक बिल्डिंग है और यहां पर जो है वो उसके टॉप पर एक
बंदा खड़ा हुआ है, लेट से यहां पर बंदा खड़ा हुआ है, सही है, दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर, और यहां से वो नीचे देख रहा है टुवर्ड्स ग्राउंड, यहां पे वो देख रहा है। अब ये एक ट्राइंगल मेरे पास कंप्लीट होता है एंड दिस ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग मेकिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन टुवर्ड्स द, लेट सपोज यहां पे कोई कार है, टुवर्ड्स द कार या टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये उसने कहा क्वेश्चन के अंदर। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, द मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट जो है अपने पेपर में करते हैं वो ये कि दे मेक द एंगल ओवर हियर, कि यार वो ऊपर से नीचे देख रहा है, इसका मतलब ये थीटा फॉर्म कर रहा है। ये थीटा कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दैट विल ऑलवेज बी मेड फ्रॉम द रेफरेंस लाइन विच इज योर एक्स एक्सिस टूवर्ड्स योर साइट सीइंग, यानी जहां पे आप देख रहे हो। तो एक्स एक्सिस की डेफिनेटली ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसकी जो लाइन होगी, वो लाइन मेरे पास रेफरेंस एंगल की हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, एज वी हैव डिस्कस। ये लाइन होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो अकॉर्डिंग टू दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो साइड सीइंग है इसके बीच का एंगल जो होता है दैट विल ऑलवेज बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, करेक्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ये वाला एंगल होगा, दैट इज योर थीटा ओवर हियर, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे पास यहाँ पे क्या है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि मेरे पास आउटसाइड ऑफ अ ट्राइंगल बन रहा होता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। वी हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट दैट वेन एवर देर आर टू पैरेलल लाइंस, जब भी दो पैरेलल लाइंस मेरे पास होती हैं तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लाइक दिस, विच इज ऑल्सो नोन एज जेड प्रॉपर्टी, जिसे हम जेड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कि जब भी जेड फॉर्म होता है, जेड का मतलब है कि दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस का इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपके पास, इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर ये थीटा मेरे पास बन रहा है विच इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मेरे पास ये थीटा बराबर होगा इस थीटा के। ठीक है, तो अब जो मेरे पास नई पिक्चर आई ऑफ अ ट्राइंगल, और वो पिक्चर आपके पास क्या है, ये मेरे पास पिक्चर है दैट वी आर हैविंग 90 डिग्रीज, वी आर हैविंग थीटा। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इफ इट इज नीडेड, और वी कैन यूज साइन कॉस और टेन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो या गिवन कंडीशन। तो ये जो सारी चीजें आपके पास हैं, अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट डिप्रेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का नहीं होगा तो आप यही गलती करोगे जैसे मोस्टली स्टूडेंट करते हैं कि यहाँ पे एंगल मार्क डाउन करते हैं और उससे उनका आंसर हमेशा गलत निकल के आ रहा हो। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई बेटा। अब आते हैं आपके पास टूवर्ड्स क्वेश्चन, कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन में एनालाइज पहले कैसे करता हूं, कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है या यहाँ पे मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा लेट से मेरे पास यहां पे आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है बेटा वी आर हैविंग अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ। ये मेरे पास जो है वो पर्सन है, ये क्लिफ के ऊपर बेटा खड़ा हुआ है, राइट। अब इसकी जो साइड सीइंग आपके पास है ये है टुवर्ड्स बोर्ड, यहाँ पे इसकी साइड सीइंग है, और बोर्ड पे जो बंदा है वो उसे देख रहा है लाइक दिस, ये आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे जो रेफरेंस आपके पास है, आपको पता है कि रेफरेंस हमेशा जो होता है वो कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अल्फाबेट्स मार्क डाउन किए हैं, इट्स क्यू ओवर हियर, इट्स पी, दिस इज योर आर, और ये जो है वो मेरे पास पॉइंट एस है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम शोज जॉन एट द एज
of a cliff while Peter is in a boat at sea. Now you have to state part A, where is the horizontal line? In part B, you have to state an angle of elevation. And in part C, you have to state an angle of depression. अभी यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिंपल आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है और क्वेश्चन को रीड आउट करके आपने सिंपल ये देखना है कि मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, और आपने जो बताना है ये किसके थ्रू बताना है, आपने ये अल्फाबेट के थ्रू बताना है. तो इफ यू टॉक अबाउट, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन डेफिनेटली मुझे जो नजर आ रही है वो दो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे नजर आ रही हैं which are parallel line. First one is PQ and the second one is SR. तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि मेरे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पार्ट ए, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, दो है बेटा, एक है PQ एंड सेकंड वन इज SR. दिस इज द आंसर. इफ यू टॉक अबाउट पार्ट बी, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता हुआ नजर आ रहा है. एज वी हैव डिस्कस्ड कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां होता है, हमेशा रेफरेंस एंगल और साइड सीइंग कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स टॉप. उनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. तो यहाँ पे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है. अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस साइड सीन से डाउनवर्ड में देखता हूं तो ये वाला एंगल नीचे की तरफ आ रहा है विच इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. लेकिन अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं और इस साइड सीन को ऊपर की तरफ देखता हूं टुवर्ड्स टॉप, सो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा जो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है. तो इसका मतलब है अगर मैं इसको रीड आउट करूंगा, ये मेरे पास अगर एंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर थीटा. अगर ये मेरे पास थीटा है तो इसे मैं रीड कैसे करूंगा, एस से लेके आर एंड आर से लेके क्यू. सो इन सेंटर यू हैव टू राइट डाउन, इन द मिडल यू हैव टू राइट डाउन आर विच डिनोट्स यू द एंगल. तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो होगा एंगल एस आर क्यू. ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को किस तरह आप मेंशन करोगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड साइड सी, ये डाउनवर्ड है और ये एंगल मेरे पास यहां पे बन रहा है. तो अगर मैं इसको रीड आउट करूंगा तो ये कैसे रीड आउट होगा, P से लेके Q और Q से लेके R, इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे पास आएगा. तो यहाँ पे जो Q है दैट विल बी रिटर्न इन द मिडिल. तो मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट इज फॉर पार्ट सी, दैट इज एंगल P Q एंड R. ये आपके पास जो है वो तीनों आपने डिजाइन कर दिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कौन कौन सी है, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो किस तरह पढ़ोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आप किस तरीके से इसको रीड आउट करोगे. ओके. अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास डायग्राम शोज अ पर्सन ऑन अ बालकनी ऑफ हिज हाउस, ही लुक्स एट द हेलीकॉप्टर एंड देन द कार स्ट्रेट द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे एक ही खाली नजर आ रही है एंड दैट इज दिस वन विच इज AO. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी बेटा, AO. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन लाइक दिस. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई AO. नाउ वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कि कहां से होता है, फ्रॉम रेफरेंस एंगल टू द टॉप. तो यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला एंगल है दिस थीटा, तो इसे मैं अगर रीड आउट करूंगा, कैसे रीड आउट करूंगा, फ्रॉम B टिल O टिल A, ये मेरे पास जो एंगल है दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल BOA. मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि एंगल O विल बी रिटन इन द सेंटर बिकॉज एंगल इज मेकिंग एट द सेंटर. सेंटर पे बन रहा है तो इसीलिए O को हमेशा जो है वो मिडिल में लिखना है. नाउ वी हैव एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को किस तरह रीड आउट करोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास यहां से अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन से आएगा A, उसके बाद O पॉइंट पे आपके पास है एंड देन टुवर्ड C. तो ये मेरे पास जो है वो डाउनवर्ड बन रहा है, तो इट विल बी एंगल AOC. ये आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्योंकि इसमें एक बहुत माइनर चीज है जो स्टूडेंट को नहीं समझ आती, जो मेजर मिस्टेक करता है.
समझना बात की उसके अंदर। बेटा क्वेश्चन के अंदर कहता है डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ मार्क एंड एनडी। ये मेरे पास मार्क और यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है जिसको वो देख रहा है, वो आपके पास यहाँ पे बोर्ड पे एनडी मेरे पास है, ठीक है। कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्रीज। तो जो मेरी मार्किंग है मैं उसे लाइट ब्लू से कर रहा हूँ। डिप्रेशन हमेशा कहां से होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास जो टॉप पे उठती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो मेरे पास ये मार्क डाउन हो जाएगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज मार्क डाउन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लिफ। हाइट ऑफ अ क्लिफ फाइंड आउट करनी है। फाइंड नेम इट एज एच। ये एच हाइट ऑफ अ क्लिफ है मेरे पास जो मुझे कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 500। यानी ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास डिस्टेंस है ये उसने पूरा दे दिया 500 मीटर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पर देखो, सबसे पहले तो दो हॉरिजॉन्टल, सॉरी हाँ, दो जो पैरेलल लाइंस होती हैं इनके बीच में मेरे पास जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंदर आपके पास जो एंगल होता है वो मेरे पास इक्वल होता है। अगर ये 60 डिग्रीज है तो ये भी 60 डिग्रीज होगा एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एंगल हो गया कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। ये बात भी समझ आ गई। तो अब जो मेरे पास ओरिजिनल शेप है ट्राइंगल की वो ये शेप है। अब स्टूडेंट की जो मेजर गलती होती है वो कंसिडर ये करता है कि इस जो 1.9 मीटर है इसको थोड़ी देर के लिए वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है। रीजन उसका ये है कि अगर मैं यहाँ पे 500 को यूज करता हूं और 60 डिग्रीज को यूज करता हूं, सो आई विल गेट द टोटल हाइट फ्रॉम द पर्सन टू द क्लिफ, टू द फुट ऑफ द क्लिफ। यानी मैं पर्सन की हाइट से लेके क्लिफ की फुट तक जो है वो कंप्लीट यहां पे हाइट कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट दी हाइट ऑफ अ क्लिफ ओनली। यानी मुझे जो है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक चाहिए। इसको समझना बहुत जरूरी होता है बेटा, ठीक है। तो अब आप यहां पे काम क्या करोगे, यहां पे आपने सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप ये पूरी हाइट कैलकुलेट कर लो। और इस हाइट को मैं कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूं और इसे मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं आपके सामने, या इसे एक काम करते हैं लाइट ब्लू से ही कर लेते हैं। ये पूरा आपके पास टोटल है जो फ्रॉम दी हेड टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग विच इज कैपिटल एच। और मेरे पास अगर ये पूरा ट्राइंगल मैं कंसिडर करूंगा तो ये जो 60 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज नोन एज ऑपोजिट। 60 डिग्री के जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो और ये वाली जो साइड होगी दैट इज योर एडजेसेंट। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एडजेसेंट हो जाएगा। सही है। ऑपोजिट एडजेसेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, टेन थीटा। सो टेन 60 डिग्रीज इज इक्वल्स opposite over adjacent. The value of opposite we have to denote it with capital H और adjacent जो है वो 500 मीटर्स मेरे पास है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 1060 की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज 1.732 मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 से एंड वी मेक कैपिटल एच एज अ सब्जेक्ट। तो 1.732 टाइम्स 500 विल गिव यू 866। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आ गया बेटा, 866 मीटर्स कैपिटल एच आया। अगेन दिस इज नॉट द ओनली हाइट ऑफ अ क्लिफ, ये मेरे पास सॉरी हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो मुझे अगर सिर्फ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है या हाइट ऑफ अ क्लिफ मैंने फाइंड आउट करनी है जो मेरे पास स्मॉल एच है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे कैपिटल एच में से इस छोटे वाले 1.9 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। टोटल हाइट में से मैं क्या करूंगा, 1.9 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल गेट दी रेस्ट ऑफ द हाइट। तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा बेटा, capital H is basically the addition of 1.9 plus small h. I have the value of capital H which is 866 meters. So 866 minus 1.9 is equals h. So we have the small h which is 864.1 meters. That is your required height of a cliff. ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर बेटा आपसे क्या कह रहा है कि दो पोल्स हमारे पास है, एक है AC एंड द सेकंड वन इज BD। वी हैव द हाइट ऑफ BD which is 14 मीटर। वी हैव द distance from pole 1 to pole 2 which is 22 meters. Angle of depression of point B from A is 40 degrees। ये उसने आपको बता दिया।
सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ए से लेके बी तक जो मेरे पास एक लाइन अगर मैं लेट सपोज ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ये मेरे पास लाइन है और रेफरेंस जो है वो ए पर मेरे पास ये बना हुआ है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो ये मेरे पास आ गया, जो ए से लेके बी तक है, ये मेरे पास आ गया। अब मोस्टली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल प्लॉट करेंगे और इस एंगल को 40 डिग्री मार्क डाउन कर देंगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, गलत है। सही है, क्योंकि डिप्रेशन कहां से होता है, रेफरेंस एंगल से होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो एंगल है ये मेरे पास 40 डिग्रीज यहाँ पे बन गया है। ये बात भी समझ आती है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगर मैं अपना ट्राइंगल कंप्लीट करता हूं तो मेरे पास ट्राइंगल ये कंप्लीट हो रहा है बेटा, ये मेरे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। सो अब अगर मेरे पास ये वाला 40 डिग्रीज है तो आई कैन इजीली से दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 40 डिग्रीज। एंड द रीजन बिहाइंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो लाइंस क्या है मेरे पास, पैरेलल है। और जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो सम ऑफ इंटीरियर सॉरी जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 40 डिग्रीज हो गया मेरे पास। द लेंथ ऑफ सी डी विच इज 22 मीटर्स, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस बॉक्स को कंसिडर करते हो, दिस बॉक्स इज बेसिकली दी रेक्टेंगल, ये मेरे पास रेक्टेंगल है बिकॉज दिस इज हैविंग दी लेंथ ऑफ 22 एंड हाइट ऑफ 14, जिसे ब्रेथ भी या विड्थ भी कहते हो। तो दिस इज योर रेक्टेंगल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज ऑपोजिट लेंथ आर इक्वल। यानी अगर ये 22 मीटर्स है तो ऊपर वाला भी 22 मीटर होगा। इफ दिस इज 14 मीटर दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 14 मीटर, ये भी 14 मीटर आपके पास होगा। सही है। तो अब अगर ये 22 मीटर है आई कैन से कि ये वाली जो मेरे पास लेंथ है ये भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 22 मीटर हो जाएगी। ये मेरे पास 22 मीटर हो गई। क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ पोल ए सी। एसी की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी ये पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ आई नेम इट कैपिटल एच, ये पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है। दिस इज माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब मैं अगर किसी तरीके से ये वाली हाइट कैलकुलेट कर लेता हूं बाय कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल, कौन सी हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो एक रैंडम एक टेम्पररी नेम दे देता हूं, लेट सपोज स्मॉल या एम कह देता हूं इसको मैं, दिस पॉइंट विच इज मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसे मैंने एम कह दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है पूरा, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं अगर ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूं एंड इफ आई ऐड दिस ए एम विद दिस 14 आई विल गेट द टोटल हाइट ऑफ एच विच इज माई रिक्वायर्ड हाइट। सही है। तो अब आप यहां पे काम क्या करेंगे, आपने यहां पे जो है बेटा 22 मीटर्स यूज करना है, 40 मीटर्स यूज करना है, जस्ट फाइंड आउट दिस ए एम। तो मेरे पास 40 के सामने वाली जो साइड होती है दिस इज नोन एज ऑपोजिट एंड दिस साइड इज नोन एज एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो कॉम्बिनेशन आपके पास होता है वो किसका होता है बेटा, टेन थीटा का। तो यहां पे मैं नाम दे रहा हूं इसको स्मॉल एच, दिस इज योर स्मॉल एच, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे, टेन 40 डिग्रीज इज इक्वल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, विच मीन्स ऑपोजिट इज स्मॉल एच एंड एडजेसेंट इज 22। तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा 1040 टाइम्स 22 which will give you 18.46 is equals small h. So this is 18.46। अब इसको अगर मैं क्या करूंगा यहां पर एड अप करूंगा, किसके साथ एड अप करूंगा, दिस 14। अगर मैं इस 14 और इस 18.4 को जो है वो एड अप करता हूं आई विल गेट द टोटल हाइट। तो कैपिटल एच इज इक्वल्स 18.46 plus 14 which will give you 32.46 meters. This is my required height of a question. A cliff is perpendicular to the sea and the top of a cliff T stands 24 meters above the sea level. मेरे पास यहां पर जो है वो सी लेवल है, सही है। ये मेरे पास पूरा सी लेवल है और यहां पे मेरे पास जो है वो एक क्लिफ है जो कितना है बेटा, 24 मीटर्स हाई।
एट पॉइंट, और इसका पॉइंट यहां पे क्या है, टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट मेरे पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप टू द बोट ऑफ अ सी इज 35। यहां पे मेरे पास एक बोट है जो क्या बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, लेकिन कौन बना रहा है, फ्रॉम द टॉप टू द बोट, ये मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहां पे कौन सी लाइन होगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहां से मेरे पास जो है वो एंगल टुवर्ड्स बोर्ड बन रहा है, और ये जो एंगल है कितना है, ये 35 डिग्रीज है, ये मेरे पास 35 डिग्रीज आ गया। सही है, अब आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट पढ़ो, एट अ पॉइंट एक्स मीटर्स, एक मेरे पास हाइट है, एक्स मीटर का मतलब है डेफिनेटली हाइट है, और एक पॉइंट के ऊपर एक हाइट होगी मेरे पास, और कहां से कहां तक होगी, वो टुवर्ड सी लेवल होगी। तो लेट से मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है जिसे मैं आपके सामने रेड से शो कर रहा हूं, एंड इफ आई नेम इट एज एम, अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं, उसकी हाइट इन्होंने दे दी कितनी, एक्स मीटर्स, वर्टिकली अप फ्रॉम द फुट ऑफ अ क्लिफ इज अ फ्लैग मेकर, यानी ये जो एम है ये मेरे पास क्या है, फ्लैग मेकर है, और ये वर्टिकली अप है, जो मेरे पास लाई कर रहा है कहां से, अबव सी लेवल, एंड इट इज मेकिंग द हाइट ऑफ एक्स मीटर्स, यानी यहां पे मेरे पास जो इसकी हाइट है दैट इज एक्स मीटर्स, ये मेरे पास हाइट है। अब क्वेश्चन के अंदर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बोट टू द फ्लैग मेकर इज 18, यानी मेरे पास यहां पर अगर मैं इस बोट से एम की तरफ जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता हूं, तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, लाइक दिस। तो बेटा ये मेरे पास बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर 18 डिग्रीज। कहां से बन रहा है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फ्रॉम बोट टू फ्लैग मेकर इज 18, ये मेरे पास बोट है, बोट से फ्लैग मेकर ये एम पॉइंट पे बैठा हुआ है, सही है, जो मेरे पास अबव सी लेवल एट अ हाइट ऑफ एक्स मीटर पे बैठा हुआ है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, 18 डिग्रीज मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। ये मैंने अपनी कंप्लीट डायग्राम प्लॉट कर ली, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि आपके पास जो है वो डायग्राम हमेशा गिवन नहीं होगी इन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो आपको सही प्लॉटिंग आनी चाहिए, ये आपने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बोट टू द फुट ऑफ अ क्लिफ, यानी सबसे पहले ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज योर डिस्टेंस। सही है, अब थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि यार ये वाला जो मेरे पास ट्राइंगल है ये नहीं है, और ये मेरे पास कोई एंगल नहीं है, सो जस्ट कंसिडर कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बेटा, ये आपके पास है, इस ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए अगर मैं कंसिडर करता हूं लाइक दिस, तो इसके अंदर आपके पास ये 35 डिग्रीज बन रहा है, ये दो लाइंस मेरे पास हॉरिजॉन्टल हैं, तो कैन वी से कि ये अगर मेरे पास z बन रहा है तो ये वाला पूरा एंगल 35 के बराबर होगा। दोबारा समझो, अकॉर्डिंग टू दिस जेड प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, अगर ये 35 डिग्रीज है आई कैन से दिस इज ऑल्सो 35 डिग्रीज। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे पूरे को मेंशन कर रहा हूँ विद द रेड वन, कि ये जो पूरा एंगल आपके पास है, दिस होल कंप्लीट एंगल इज 35 डिग्रीज। अगर ये 35 है इस पूरे ट्राइंगल को देखते हुए, एंड वी हैव द हाइट ऑफ 24, एंगल के सामने क्या होता है, ऑपोजिट होता है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन, ये मुझे फाइंड आउट करना है, विच इज योर एडजेसेंट। तो हमें पता है कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा वाला अप्लाई होता है, टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करना है। सही है, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा क्या यूज होगा, एंगल 35, 35 के सामने 24 मीटर विच इज द कंप्लीट हाइट ऑफ अ क्लिफ, और डिस्टेंस ये मैंने बिटवीन बोट एंड अ फुट ऑफ अ क्लिफ कैलकुलेट करना है। सो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे, टेन थीटा इज इक्वल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट हो जाएगा, और 10 का एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 35 डिग्रीज, ऑपोजिट क्या है 24 मीटर दैट इज हाइट, और एडजेसेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1035 कर दोगे, सॉरी ये 24 है, डिस्टेंस उधर जाएगा और 1035 डिवाइड में आ जाएगा, 24 न्यूमरेटर में रहेगा,
तो इट विल बी डिस्टेंस इज इक्वल्स 24/10 35, ये आपके पास हो गया। अब आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल बी हैविंग द डिस्टेंस विच इज 34.275 और राउंड ऑफ कर लोगे तो 34.3 मीटर्स। ये आपके पास पार्ट ए कैलकुलेट हो गया, विच इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द बोट टू द फुट ऑफ अ क्लिफ। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। पार्ट बी में आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स मीटर्स। एक्स मीटर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या करना है, कौन सा वाला ट्राइंगल कंसिडर करना है? यू हैव टू कंसिडर द ट्राइंगल विच आई एम कलरिंग विद येलो। ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करोगे अब, दिस वन। अब अगर मुझे ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना है, तो वी हैव फॉर दिस ट्राइंगल वी हैव 18 डिग्रीज। एक्स ऑपोजिट है जो मुझे कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस मेरे पास ये रहा। क्योंकि डिस्टेंस दोनों ट्राइंगल के लिए मेरे पास यहां पर क्या थे, सेम थे। ये डिस्टेंस मेरे पास इस ट्राइंगल के लिए भी सेम था, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी मेरे पास सेम है। ठीक है, तो 18 डिग्रीज उसके सामने ऑपोजिट है, और ये एडजेसेंट हो जाएगा मेरे पास। अगेन टेन थीटा की कंडीशन यहां पे अप्लाई होगी। सो इट विल बी 10 18 इज इक्वल्स एक्स ओवर डिस्टेंस। तो फॉर पार्ट बी, 10 थीटा इज इक्वल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट अगेन, और 10 दिस टाइम हमारे पास थीटा 18 डिग्रीज है। ऑपोजिट मेरे पास एक्स सेंटीमीटर है विच यू नीड टू फाइंड आउट, और एडजेसेंट हमने ये डिस्टेंस है जो कैलकुलेट किया 34.3। तो x कैलकुलेट करने के लिए 10 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 34.3 को, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स 11.136, विच विल बी आफ्टर राउंडिंग टू वन डेसिमल प्लेस हो जाएगा 11.1 मीटर्स, जो आपके पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स मीटर्स।